Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video I am here with some of the objective questions of corporate accounting. ठीक है, जैसे कि बीकॉम का पेपर अब ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हो गया है तो वी विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या इम्पर्सनल अकाउंट? सो द करेक्ट आंसर इज ये होता है पर्सनल अकाउंट. ओके, सेकंड क्वेश्चन है होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इनके पास वोटिंग राइट कब होता है? जब इनका डिविडेंड कितने सालों तक अनपेड रहे. तो इसका सही आंसर है 2 ईयर्स. ठीक है, जब 2 सालों तक प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड नहीं मिलता है तो उनके पास वोटिंग राइट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज. अब आप बताइए मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कितना होता है? 5% ऑफ द फेस वैल्यू, 10% ऑफ इशू प्राइस, या ₹1 पर शेयर, या 15% ऑफ फेस वैल्यू. तो इसका करेक्ट आंसर है 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन. अब प्रीमियम जो हम लोग को रिसीव होता है इशू ऑफ शेयर्स करने के टाइम तो वो कहाँ शो करते हैं हम लोग? वो हम लोग शो करते हैं अपनी लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर. अब प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है, इसमें थोड़ा ऑप्शंस में प्रॉब्लम है, मींस इसका जो सही आंसर है वो होगा राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. यहाँ पे लिख लीजिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. ठीक है, जो प्रीमियम होता है इशू ऑफ शेयर्स का उसको हम यूज़ कर सकते हैं राइट ऑफ करने के लिए अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि हम लोगों ने पहले एक्सपेंसेस किए होंगे कंपनी फॉर्मेशन के पहले. ठीक है, इसका सही आंसर इसलिए हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर. अब यहाँ पे था इस वाले क्वेश्चन में कि कब यूटिलाइज कर सकते हैं, अब इसमें पूछ रहा है कब नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं. तो इसके ऑप्शंस हो गए आपके फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, for the writing of preliminary expenses, for providing premium payable on redemption, for distribution of dividend. तो प्रीमियम जो होता है इशू हम लोग उसको नहीं यूटिलाइज कर सकते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए, मीन्स हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते प्रीमियम से. ठीक है, इसको याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाला मत करिए क्योंकि 1956 से रिलेटेड है तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिट. अब बताओ जब प्रीमियम हमको रिसीव होता है शेयर्स इशू करने के टाइम पे तो हम उसको कब कहाँ उसको डालते हैं? तो क्रेडिट कब होता है? तो होता है वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में. आपको याद होगा इसकी एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. ठीक है, तो क्रेडिट होता है कहाँ पे? शेयर प्रीमियम अकाउंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. तो बहुत आसान है, मिनिमम नंबर्स कितने होते हैं? 7 होते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. और प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं मिनिमम मेंबर्स? 2 है ना. नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो इसमें क्या होते हैं? अनलिमिटेड. और मैक्सिमम नंबर होते हैं प्राइवेट कंपनी में होते हैं कितने? 200. नेक्स्ट आफ्टर गेटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर द कंपनी हैज़ टू अलॉट विद इन. अब बताओ अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो कंपनी को कितने दिनों के अंदर अपने शेयर्स को अलॉट कर देना है? तो ये होते हैं 120 डेज़ में. ठीक है, 120 डेज़ में इसको अपने शेयर्स को अलॉट कर देना है. इफ़ द नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी देन द रिफंड. अब देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर हमें नहीं मिलती है, होता है ना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें करना पड़ता है, 90% शेयर्स अलॉट होने अप्लाइड होने ही चाहिए, तो उसमें क्या होगा? रिफंड ऑफ एप्लीकेशन हमें करना पड़ता है अगर हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो उस केस में क्या होता है? हमको 10 दिन के अंदर पूरा पैसा उनका लौटाना होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आफ्टर गेटिंग द डैश द कंपनी कैन स्टार्ट द बिजनेस. अब बताओ किसको क्या चीज़ मिलने के बाद पब्लिक कंपनी जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, टेबल ए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. तो ऑब्वियसली क्या होगा? आंसर सी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलने के बाद ही जो पब्लिक कंपनी है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ कंपनी ए परचेजेज द मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स ऑफ बी व्हाट कॉम्बिनेशन वुड बी दिस रेफर टू. अब बताओ ए कंपनी है उसने मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स खरीद लिए बी कंपनी के. किसके? ए ने बी के शेयर्स खरीद लिए, मेजॉरिटी समझ लो 90% शेयर्स खरीद लिए. तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो ये होगा टेक ओवर. ठीक है, कौन सा होगा? टेक ओवर इसने कर लिया है. अमालगमेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो when 2 or more companies carrying a similar business. अब देखो अब सिमिलर बिजनेस हो रहा है यहाँ पे और इन्होंने डिसाइड किया है कंबाइन करने के लिए. तो जब 2 कंपनीज होती हैं लाइक ए और बी, इन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे को कंबाइन करके हम ए बी बना लेंगे, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये होता है अमालगमेशन का. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अमालगमेट कर ली दोनों कंपनीज.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनीज टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी इट इज़ नोन एज। अब बताओ, अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने दूसरी कंपनी का बिजनेस ले लिया, टेक ओवर कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल कैलकुलेटिंग परचेज प्राइस द वैल्यू ऑफ शेयर्स आर कंसीडर्ड। अब बताओ, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं परचेज प्राइस, तो हम लोग वैल्यू ऑफ एसेट को कैसे लेते हैं? बुक वैल्यू पे लेते हैं, न्यू वैल्यूज फिक्स्ड पे, या एवरेज वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे? तो हम लोग लेते हैं न्यू वैल्यूज फिक्स्ड पे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू कंपनी आर रिकॉर्डेड एट। अब बताओ, शेयर्स जब रिसीव्ड होते हैं हमको न्यू कंपनी के, तो हम उसको किस पे वो रिकॉर्ड करते हैं? फेस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, या मार्केट वैल्यू? तो ये होगा मार्केट वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब पढ़ो आप स्टेटमेंट। द अमाउंट ऑफ गुडविल or capital reserve is found out of the books of purchasing company only. The amount of goodwill or capital is found in the books of vendor company, या फिर goodwill is equals to net asset minus purchase price, या फिर the face value of shares of purchasing company will be taken into account while calculating the purchase consideration. अब इसका मतलब देखो, अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व होता है, वो हमको कहाँ मिलता है? परचेजिंग कंपनी की बुक्स में तो मिलता है। जब हम लोग अमेलगमेशन में एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं? परचेजर की बुक में करते हैं ना, कि गुडविल आया या कैपिटल रिजर्व आया। ठीक है, तो ये सब गलत हो जाएंगे, सही क्या होगा? ए वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द टू कंपनीज हैव डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम आइटम देन दे हैव टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू अडॉप्ट। क्यों? कौन सी पॉलिसी लेंगे? अब वो लीफो नहीं लेंगे, फीफो नहीं लेंगे, वेटेड नहीं लेंगे, तीनों गलत। कौन सी लेंगे? यूनिफॉर्म। अगर दोनों की पॉलिसीज अलग हैं तो उनको सेम करने के लिए हम कौन सी पॉलिसी लेंगे? यूनिफॉर्म पॉलिसी, एक जैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमालगमेशन एडजस्टमेंट अपीयर्स इन द बुक्स, इट इज शोन अंडर द हेडिंग। अब बताओ ये किस में आएगा? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जब स्टैट्यूटरी रिजर्व वाला केस आता है तो उसमें क्या करते हैं? उसमें बैलेंस शीट में हम लोग इसको कहाँ दिखाएंगे? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स में दिखाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इफ द अमालगमेशन इज इन द डैश द जनरल रिजर्व और द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। बताओ किसके केस में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस का बैलेंस नहीं शो करते हैं? तो बताओ, मर्जर के केस में, परचेज के केस में, नेट एसेट या कंसीडर, ये तो होते ही नहीं है। ठीक है, दो होते हैं, कौन से? फॉर्म ऑफ मर्जर और फॉर्म ऑफ परचेज। तो इसका सही आंसर क्या होता है? गुडविल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाते हैं हम किस में? नहीं दिखाते हैं किसी केस में? परचेज के केस में। परचेज के केस में हम दिखाते हैं गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ द इंट्रेंसिक वैल्यूज़ ऑफ शेयर्स एक्सचेंज आर नॉट इक्वल। अब देखो, अगर इंट्रेंसिक वैल्यूज ऑफ शेयर जो है अगर वो इक्वल नहीं है, ठीक है, एक्सचेंज अगर इक्वल नहीं की गई है, तो हम जो डिफरेंस होगा वो किस में पे करेंगे? कैश में पे करेंगे। मीन्स हमने अगर फॉर एग्जांपल हमने 3 लाख रुपीज़ के उसके शेयर लिए, ठीक है, बट हमने उसको सिर्फ 2 लाख रुपीज़ के उसको शेयर अलॉट किए। ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट है जो 1 लाख का, तो वो हम कैसे पे करेंगे? तो वो जो इंट्रेंसिक वैल्यू जो बची है उसको हम पे करेंगे बाय कैश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डैश वन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी एंड नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। अब बताओ, दो मतलब कि किसके केस में ऐसा होगा? एग्जिस्टिंग कंपनी ने दूसरी कंपनी का बिजनेस ले लिया लेकिन कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं हुई, तो ये केस होता है एब्जॉर्प्शन के केस में। ठीक है, अमालगमेशन के केस में नई कंपनी फॉर्म होती है, और रिकन्स्ट्रक्शन के बीच में उसी को हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, कोई नई कंपनी नहीं आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अमालगमेशन ऑफ 2 कंपनीज बोथ कंपनीज लूज देयर एग्जिस्टेंस, या फिर बोथ कंपनीज कंटिन्यू, या एनी वन कंटिन्यूज, या नन ऑफ द अबव। बताओ इसका क्या सही होगा? अमालगमेशन के केस में क्या होता है? दोनों कंपनीज अपना एग्जिस्टेंस लूज कर देती है। बताया था अभी हमने, ए और बी है, ये मिला के क्या बना देंगी? ए बी। तो इसकी भी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, इसकी भी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, व्हेन परचेजिंग कंपनी पेज परचेज कंसिडरेशन इट विल बी डेबिटेड टू। अब ये तो बहुत आसान है, अगर परचेजिंग कंपनी ने कंसिडरेशन को पे किया है तो वो किस में डेबिट होगा? लिक्विडेटर के सेलिंग अकाउंट में। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द परचेजिंग कंपनी बियर्स द लिक्विडेशन एक्सपेंस। अगर देखो, अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो है वो परचेजिंग कंपनी ने बियर किए हैं तो वो डेबिट कहाँ पे होंगे? बताओ, वो होंगे गुडविल अकाउंट में। क्लियर हो गया? इसको याद कर लेना, वैसा कोई इतना हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। नेक्स्ट है, व्हेन द वेंडर या फिर सेलर कंपनी अग्रीज टू बियर। अगर सेलर जो है, ठीक है, जो बेच रहा है, अगर वो एक्सपेंसेस बियर करता है तो वो कहाँ पे डेबिट होंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी एक्सपेंसेस सेलर बियर करेगा, कौन? सेलर, तो वो सब जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। किस में? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, और जो भी एक्सपेंसेस परचेजर जो खरीद रहा है अगर वो बियर करेगा
तो वो सब जाएगा हमारा गुडविल के अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट, when the purchasing company does not take over any particular liability and the vendor pays the liability। आप देखो परचेजिंग कंपनी यहाँ पे नहीं ले रही है, सारा पैसा कौन पे कर रहा है, वेंडर मीन्स जो सेलर है वो, तो ये किस में जाएगा अभी बताया, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। when the net assets are less than the purchase consideration, आप देखो ये कितना सही है। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। when the net assets are less than मीन्स हमारा परचेज जो परचेज कंसिडरेशन है वो हमारा बड़ा है किससे, नेट एसेट से, तो इसका जो वो होगा, इसका जो अमाउंट होगा वो कहाँ डेबिट होगा, गुडविल अकाउंट में। और अगर इसका उल्टा होता, अगर नेट एसेट हमारी ज़्यादा होती परचेज कंसिडरेशन से, तो ये होता जनरल रिजर्व में जाता, ठीक है, डेबिट होता जनरल रिजर्व में। क्लियर हो गया। अब व्हेन वाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज टू बी कंसिडर्ड, कौन सी वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे अगर परचेज कंसिडरेशन ले रहे तो रीवैल्यूड एसेट, रीवैल्यूड प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट, नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व परचेज कंसिडरेशन, तो इसका आंसर होगा हमारा परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, मार्क कर लो। नेट एसेट से जब हम कैपिटल रिजर्व को माइनस करेंगे तो हमारी परचेज कंसिडरेशन निकल आएगी, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन देख लो, हितांशीज लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन इज 12,345 और नेट एसेट इसकी कितनी है, इतनी। तो बताओ अब परचेज कंसिडरेशन हमारी ज़्यादा है, राइट, और नेट एसेट हमारे कम है, तो बताओ क्या आएगा इसमें, पहले ही समझ लो, परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, नेट एसेट कम है, तो हमारी आएगी पहली बात गुडविल। अब कैसे आएगी, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी हमारी 8777 रुपीज़ की। क्लियर हो गया, आई डोंट थिंक जो अब कोई डाउट होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग।